खिलाड़ियों ने सोचा कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, भारत का सर ऊंचा किया है और गोल्ड मेडल जीते हैं। महिला खिलाड़ी ये सोचकर सड़क पर बैठ गईं। उनको ये नहीं पता बेवकूफ़ों को कि तुमसे बड़ा खिलाड़ी है वो जो पूरे देश के साथ खेल गया और पहले मुसलमानों के साथ खेला, फिर किसानों के साथ खेला और अब आप देख रहे हैं खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो, सबसे बड़ा खिलाड़ी। कभी गुजरात का खेल खोल के देख लीजिए, कभी आप फ्रॉड का खेल खोल के देख लीजिए, उसके दोस्त के साथ जो उसने खेल किया है वो सारा खेल देख लीजिए। दोस्तों, जंतर मंतर पर कल देर रात क्या हुआ, कल देर रात को ही मैं आपको दिखा और बता चुका हूं। नहीं देखा तो ये रिपोर्ट जाकर पहले देख लीजिएगा। जी हाँ, अब आपको पहले बताता हूं कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी ने अपने इन खिलाड़ियों के साथ खेल कितना बड़ा कर दिया है। जब आधी दुनिया सो गई, जब आधा देश से ज़्यादा देश सो गया, रात को 11 बजे 12 बजे कौन जागता है, बहुत कम लोग होते हैं। पत्रकार अब जंतर मंतर पर नज़र नहीं आ रहे थे, आप समझ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मौका देखकर महिलाओं के साथ, महिला जो पहलवान थी, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। महिला पहलवानों ने बताया कि उनको धक्का दिया गया, बदतमीज़ी की गई, कपड़े खींचे गए और बबीता फोगाट परिवार के एक लड़के के पहलवान के सर में लाठी मार दी गई और ये शराब के नशे में पुलिस वालों ने किया और फिर उस पुलिस वाले को टॉयलेट में छुपाया गया। ये तमाम खेल रात को हो रहा था जब आप सो रहे थे। हालांकि हमने इसकी रिपोर्टिंग रात को ही आपके सामने रख दी थी। दोस्तों, इसके बाद विनेश फोगाट समेत तमाम महिला खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई थी। पहलवानों में गुस्सा और आह्वान करने लगे कि सुबह होने से पहले पहले सारे समर्थक यहां पर आ जाएं और किसान अपने ट्रैक्टर के साथ यहां आ जाएं। अब जब महिलाओं के साथ बदतमीजी की खबर देर रात आग की तरह फैली तो किसान नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने उससे पहले ही बैरिकेडिंग कर दी और दरवाजे को लॉक कर दिया और जो भी समर्थक वहां पहुंच रहे थे उनको रोकना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या हुआ है महिला खिलाड़ियों के साथ। महिला खिलाड़ी ने खून के आंसू रोते हुए देर रात पत्रकारों को बताया। आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए और याद रखिएगा, ये वही बेचारे खिलाड़ी हैं जो कल तक मोदी मोदी कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थक महिलाओं को ही न्याय दिलाने में फेल हैं या उनके बलात्कारी और उनके खिलाफ गलत काम करने वाले के समर्थन में हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे कि इनको इंसाफ मिलेगा। सुनिए देश का सर ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ी क्या कह रही है। धक्के मारा था मैं, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी है लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए।
पुलिस तो प्रज्ञा से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त। अगर आप फिर से वापस से अगर आप वजन बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएं कि इस बयान को सुनने के बाद जिनका जिगर फटा, उन्होंने कोशिश करी कि वो जंतर मंतर देर रात पहुंचे। दीपेंद्र एस हुड्डा जब देर रात वहां पहुंचे तो पुलिस ने धारा 144 लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। हमें कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, बिल्कुल अंदर नहीं जाने के लिए किसी को, मीडिया को भी बड़ी मुश्किल हाथ कैसे पकड़ रहे हैं? हाथ में तो आपको सैल्यूट कर सर, आप पहले अलग हो जाइए सर, मैं सर से बात मैंने तो आपको सर अलग से बात करनी। सबसे पहले सैल्यूट करके आपको यहाँ पर पहुँच रहे लगातार। सर, यहाँ धारा 144 लगी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों, ये सारा बवाल क्यों हुआ आप समझिए। दिल्ली में कल बारिश हुई, रात तक बारिश हुई, जिसकी वजह से बारिश में ये जो बेचारे खिलाड़ी बैठे थे इनके बिस्तर भीग गए, ज़मीन गीली थी, सोते कहाँ, तो फोल्डिंग तख्त मंगवाया गया, फोल्डिंग बेड मंगवाया गया जो बिल्कुल बारीक और पतले होते हैं। उसको ले जाने से दिल्ली पुलिस ने मना किया और आगे क्या हुआ एक बार और सुनिए। जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। यही दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मुझे सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए। उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? दिल्ली पुलिस ने न जाने किसके इशारे पर यह काम किया कि दो पहलवानों का सर ही फाड़ डाला। होगा तो मैं भी अरे कोई दिक्कत नहीं। ये देश का मंत्री कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जब वहां पहुंची तो उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दी। दोस्तों, आज देश हमारा कहां जा रहा है, कितना विकास हो रहा है और भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही है। दोस्तों, इसके बाद देर रात जब पत्रकार वहां पहुंचने लगे तो पत्रकारों को भी बाहर रोक दिया गया और पूरी तरह से पत्रकारों को पीछे खदेड़ दिया गया। दोस्तों, एक तरह से जो आज से 4 दिन पहले मैंने नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में बताया था कि ये खिलाड़ी अभी जो बैठे हैं इनका और बुरा हाल किया जाएगा, इनकी और बुरी दुर्गति कर दी जाएगी, हत्ता कि ये होगा कि जैमर तक लगा दिए जाएंगे। वो नौबत आ गई है, 144 धारा लगा दी है। अब पत्रकारों को रोक दिया गया है, कोई पत्रकार भी जाएगा नहीं, कोई इंफॉर्मेशन बाहर आएगी नहीं और अब सिर्फ इंटरनेट है जिसके ज़रिए खिलाड़ी खुद अपनी बात अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर इंटरनेट को पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा ताकि पूरे देश से और दुनिया से वो पहलवान कट ऑफ हो जाएं, बिल्कुल कट जाएं। किस तरह से रोका गया है पत्रकारों को देख लीजिए, ये देर रात की तस्वीर है।
दोस्तों इतना ही नहीं, देर रात जब पत्रकार वहां पहुंचे, पत्रकार तो आप जानते हैं कैसे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, बहुत कम लोग पहुंचते हैं और सिर्फ यूट्यूबर्स ही हैं जो आपको सच्ची और सही खबर दिखा देते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स किसी फंडिंग के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर डिपेंड होते नहीं हैं। ऐसे में एक यूट्यूबर साक्षी जोशी, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, ज़बरदस्त पत्रकारिता करती हैं और तमाम सच्ची खबरों को दुनिया के सामने, देश के सामने रखती हैं और देश के मुद्दों को उठाती हैं। महिलाओं के दर्द दुनिया तक पहुंचाने के लिए जब ये देर रात जंतर मंतर पहुंची, तो अपनी आंखों से आप देखिए किस तरह से उनको दिल्ली पुलिस ने घेर कर, एक अकेली महिला पत्रकार को घेर कर चारों तरफ से गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, डिटेन कर लिया। देर रात इनके पत्रकार विनोद कापरी ने ट्विटर से जानकारी दी और ये वीडियो शाया किया। देखिए किस तरह से इसमें देखा गया है कि उनसे मोबाइल भी खींचने की, नोचने की कोशिश की जा रही है। विनोद कापरी ने बताया कि रेसलर्स को कवर कर रही साक्षी जोशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोकतंत्र है तुम्हारा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अलग ही सवाल खड़ा किया है उन्होंने। जी हाँ, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, गीता बबीता को कौन नहीं जानता, लेकिन गीता का दर्द तब फूटा जब उनके भाई का सर दिल्ली पुलिस के द्वारा फूटा। ये देखिए, उन्होंने देर रात को ट्वीट किया। गीता फोगाट ने लिखा कि जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा पहलवानों पर हमला, जिसमें मेरे छोटे भाई दुष्यंत फोगाट का सिर फोड़ दिया गया है और एक अन्य पहलवान को भी चोट आई है। ये बहुत शर्मनाक है। ये गीता फोगाट कौन है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। कोरोना वायरस तो है ही, ये जाहिल जमाती भी नया वायरस पनप गया है। 15 अप्रैल 2020, अप्रैल का ही महीना ये ख़त्म हुआ है और 2020 का ये ट्वीट है। आप खुद देखिए, इसी को कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, नफ़रत बोई है तो नफ़रत ही अब मिलेगी। कल तक जो मोदी मोदी कर रहे थे, आज वो मोदी मोदी करने वाले अपनी माँ और बहन की इज्जत को लूटने वाले को गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे हैं। अब महिला खिलाड़ी सड़क पर बैठी हैं और कल तक जो मोदी मोदी कर रहे थे, अब उनको लिखना पड़ रहा है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य पर लाठी चल गई है। यहाँ दूसरे समुदाय के सीनों पर गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है, जेल में डालकर जिंदगी तबाह कर दी जाती है। अब जरा सोच लेना। याद दिलाना चाहूँगा, 19 जनवरी 2020 लखनऊ में जब महिलाएं CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो लखनऊ की पुलिस ने ब्लैंकेट और खाना सीज कर लिया था। तब बजरंग पुनिया बहुत खुश था और बहुत ज़्यादा समर्थन में था भारतीय जनता पार्टी के। आज बजरंग पुनिया का हाल क्या है और उसकी ज़ुबान क्या है, सुनिए। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दगी ने कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके जितने भी भाई दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने चाहिए। बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे। दोस्तों, अब खिलाड़ियों ने अपने किसानों को बुलाया है, किसानों से कहा है कि आप अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच जाइए। लेकिन दोस्तों, कल तक ये किसान कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, ब्रजभूषण से लड़ाई है। तो उन डरपोक खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, अबे अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? डायरेक्ट क्या ब्रजभूषण मरवा रहा है आपको? कोई ब्रजभूषण नाम का व्यक्ति आप पर लाठीचार्ज, वो नहीं, ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है? जो ब्रजभूषण को बचा रहा है वही शख्स आपका ऐसा हाल करवा रहा है और तुमको मालूम भी है। लेकिन इतना तुमने गुणगान किया है कि आज तुम उनका नाम खुलकर नहीं ले पा रहे हो। देश का हाल बहुत बुरा है। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में महिला पहलवानों का ऐसा हाल देखकर अब अपने दिमाग पर जोर डालिए कि क्या दूसरे इलाके और दूसरे स्टेट में महिलाओं को, लड़कियों को
क्या न्याय मिलेगा जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? जवाब आपके दिमाग ने दे दिया है। दूसरी तरफ देश भर में दंगे की साजिश चल रही है। इन लोगों को देखिए, बड़ी खबर बता रहा हूं, दंगे की एक बड़ी साजिश को फेल किया गया है। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले कई युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें ये 2 युवक खास हैं, जिनमें से पहले का नाम है मुकुल और दूसरे का नाम है विकास। बताइए, विकास सुअर यहाँ घूम रहा है और कई सालों से मोदी जी परेशान हो रहे हैं और पूरा देश परेशान है कि विकास है कहाँ, गया कहाँ। विकास तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़कर इलाके में दंगे करवाने की साजिश रच रहा था, लेकिन मुजफ्फरनगर की पुलिस ने दिलेरी से तुरंत एफआईआर दर्ज करी और काफ़ी पड़ताल के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये मुकुल और विकास मुजफ्फरनगर में मूर्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़कर दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर, दूसरे समुदाय पर इल्ज़ाम लगाकर दंगे की साजिश रच रहे थे। गोदी मीडिया से आप उम्मीद मत कीजिएगा कि वो हक बात बोलेगा, दिखाएगा या उठाएगा। यकीन कीजिए, गोदी मीडिया इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। सोच के देखिए, जिन खबरों को खबर होना चाहिए वो खबर है ही नहीं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उधर गृह मंत्री कह रहे हैं कि कर्नाटक में और यहाँ और वहाँ सरकार कांग्रेस की आई तो यहाँ दंगे होंगे। और दंगे हो कहाँ रहे हैं? मणिपुर में। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये जलते हुए मकान आपको जो नज़र आ रहा है, पूरा इलाका, यहाँ कोई मिसाइल नहीं गिरी है, यहाँ रॉकेट नहीं गिरा है और ये यूक्रेन नहीं है, ये मणिपुर है। यहाँ बहुसंख्यक समाज ने पिछड़ी जनजाति के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को जला दिया है। अगली तस्वीर इम्फाल देखिए, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। भाई, चुन चुन के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने पिछड़े जनजाति के लोगों के मकानों में आग लगा दी है। देख लीजिए दोस्तों, ये 24 घंटे हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि रॉकेट और मिसाइल गिरी है। ये यूक्रेन का मंजर है, लेकिन ये हमारे देश का हाल है, हमारे देश के स्टेट मणिपुर का हाल है। मेरे दोस्तों, बहुसंख्यक समाज ने मणिपुर में 15 से 16 आदिवासियों के घरों में आग लगा दी है और चर्च में भी आग लगा दी है। देखिए, ये हमारा देश है मणिपुर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर। भैया, इतना ही नहीं, मणिपुर में खुल्लम खुल्ला बहुसंख्यक समाज के लोगों ने चर्च के अंदर तक आग लगा दी। अब बताइए, कौन से मीडिया संस्था आपको ये दिखा रही है? कौन सा चैनल आपको ये दिखा रहा है? क्योंकि ऊपर से बड़े खिलाड़ी का आदेश है कि ये खेल होने दो। अब वापस चलते हैं जंतर मंतर के प्रदर्शन पर। तो कल पहले ही महावीर फोगाट, गीता बबीता के पिता, इस बात को बोल चुके कि ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने ये बयान बाद में दिया और देर रात क्या हुआ आपको मालूम है। तो बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट को यह पता ही नहीं था कि पाला उनका सबसे बड़े खिलाड़ी से पड़ा है और वो खिलाड़ी पहले ही से सारी बिसात बिछा चुका है। वहीं विनेश फोगाट ने यह भी खुलासा किया
कि अनुराग ठाकुर से हमने तमाम मसले बताए थे कि हमारा यौन शोषण किया जा रहा है। बजाय सॉल्यूशन निकालने का हमारे मुद्दे को अनुराग ठाकुर ने दबाने की कोशिश की। अब आप गलत ही आदमी से उम्मीद करोगे तो बाबूजी का ठुल्लू ही मिलेगा बहन। अरे जिस शख्स ने गोली मारो सालों को नारा दिया और वो नफरतिया बयान देने की वजह से मोदी जी ने उनको ऊंचा पद दिया, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं न्याय की, तो ये गलती आपकी है। दूसरी तरफ विनेश फोगाट 4 दिन पहले ही बोल चुकी हैं कि मैंने खुद मोदी जी से ये तमाम मसले बताए थे, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ वादा किया, निभाया नहीं। उधर कर्नाटक में फोटोजीवी प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। अब फोटोजीवी अपनी तस्वीर के बीच में कोई अगर आ जाता है तो आप जानते हैं, इस बार भगवान जी को कोई उठा के ले आया है फोटो, तो बस फोटोजीवी ने भगवान की तस्वीर को भी पीछे करवा दिया। अगली खबर बहुसंख्यक समाज के जाहिल लेकिन चालाक इंसान की। इस अधेड़ उम्र के इंसान को जरा देखिए, है तो 12वीं पास लेकिन शातिर इतना, जिसका नाम है श्रीनिवास राव। साइबर धोखाधड़ी इसने करी है और साइबर धोखाधड़ी करने के बाद श्रीनिवास ने 3 करोड़ रुपये 3 दिन में गटक लिए और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके चीन भेज दिया। अब चाइना भेजने के बाद ये चाइना कैसे जाता, चाइना में भेजे हुए पैसे हासिल कैसे करता, ये तमाम अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आपको ये बताना दिखाना ज़रूरी था कि अंधभक्त नंगे भूखे होते हैं लेकिन मोदी मोदी क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा उल्टा सीधा काम करके वो अपना जीवन बसर करते हैं। उधर अब कांग्रेस का ये बयान था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, जैसे पीएफआई को बैन किया, नफरत फैलाने वाली जो संस्थानें हैं उनको बैन करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये दावा झूठा, फर्जी और मक्कारपना वाला है। ये कांग्रेस वाले भी इतने बड़े झूठे हैं जिनका कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसका तो कोई शान ही नहीं है, वो तो सबसे ऊपर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुँह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो। हाँ, उनकी तो बात, उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये कांग्रेसिया भी बहुत झूठे हैं। ये जो कह रहे थे कि हम जो है बजरंग दल को बैन कर देंगे, नफरतिया बयान देने वालों को हम जो है जेल में डाल देंगे। आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बजरंग दल के प्रोग्राम में खुलेआम मंच से मुसलमानों को और ईसाइयों को अपशब्द कहा गया। अब ये कांग्रेस के नेता चूड़ी पहन के ताता थैया हर जगह कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे। औकात है तो ये बैन करके दिखाओ, 2 लफ्ज बोल के दिखाओ। जहां तुम्हारी सरकार है वहां बजरंग दल और इन नफरत वाले संस्थानों को बैन करके दिखाओ। देखिए राजस्थान में खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बयान। सियासी देशों में है ये लोग, 250 करोड़ की इनकी आबादी है और 5 करोड़ हमारे भारत में क्रिश्चियन है और 5 करोड़ ही क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो कन्वर्टेड हो गए। हमारे भारत में रहने वाले 5 से 10 करोड़ हो गए ये लोग। और हम बात करें मोहम्मद पुत्रों की तो मोहम्मद पुत्र पूरे 150 करोड़ हैं और हमारे 56 देशों में ये लोग रहते हैं। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 28 से 30 करोड़ ये लोग रह रहे हैं, जिनमें से 60 लाख कुल 60 लाख आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। यानी कि सीधा सीधा हम उनको आतंकवादी भी कह सकते हैं, जो गौ तस्करी में, गौकशी में और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। और कुछ लोग बच्चे जो शेष हमारे भारत में जो अवॉर्ड वापसी गैंग के लोग हैं, जो अनेकों प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो दुष्ट शक्तियों में शामिल है, जो भारत को तोड़ने का किसी भी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। वो सब लोग दुष्ट शक्तियों में आते हैं। और अब बात करें इन दुष्ट शक्तियों की तो दुनिया के बाहर तो ये आपस में लड़ते हैं और दुनिया के अंदर की जब बात करें, भारत के अंदर की जब हम बात करें तो ये एक होकर के काम करते हैं। चाहे ईसाई मशीनरियां हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले लोग हों। भारत के बाहर देखते हैं, हम अफगानिस्तान में देखें, इराक ईरान में देखें,
सूडान में देखें, सऊदी अरब में देखें, कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, चाहे मरियम पुत्रों की बात करें, चाहे मोहम्मद पुत्रों की बात करें, ये बाहर तो अनेक देशों में आपस में लड़ते हैं, लेकिन भारत के अंदर आकर के एक होकर के ये लड़ाई लड़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तार होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से कहा था कि ये कोर्ट की अवमानना होगी अगर आप ऐसे लोग गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो बयान एक हफ्ते आए हुए हो चुका है, लेकिन नफरतिया बयानात पर अभी भी कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी है। ऐसे ही बयान की वजह से और मोदी जी के नफरत फैलाने और भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने वाले एजेंडे की वजह से आज का बेरोजगार, जाहिल, अनपढ़ युवा जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप को ज्वाइन करके सोचता है कि मैं सबसे बड़ा समझदार और पढ़ा लिखा इंसान हूं, ऐसे लोगों के अंदर जहर भर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़ॉम्बीज़ तैयार कर दिए हैं जो दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं, उनको बस मुसलमानों के खून की भूख है। अब ऐसे ही एक युवा को आपको दिखाऊंगा, उसके माथे पे बौखलाहट, मुंह के अंदर मुसलमानों के खून की प्यास, उसकी आंखों में हवस और शैतानी इरादे साफ नजर आ रहे हैं। उसके जिस्म की किलबिलाहट, उसके दिल की बेचैनी, उसके लफ्ज़ों में नफरत साफ नजर आ रही है। और वो मीठे अल्फाजों में जो हिंदू अभी भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वो कट्टर हिंदू 2014 के बाद असली हिंदू बना है। इस बात को वो बेगैरत नकली हिंदू एक्सेप्ट भी कर रहा है और कह रहा है कि वो हिंदू जो भाईचारे की बात करते हैं, मुसलमानों के साथ रहने की बात करते हैं, मिल के रहने की बात करते हैं, वो हिंदू हैं जिनकी बहू बेटियां मुल्लों के साथ, मुसलमानों के साथ बिस्तर पे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है वो। और ये किसको बोल रहा है? मुसलमान को नहीं बोल रहा है। ये जो खामोश और शरीफ, सीधे साधे माँ की पेट से जो असल में, जिनकी असल सच में हिंदुत्व वाली है, उनको गाली बक रहे हैं। देखिए खुल्लम खुल्ला। तुम्हारी औकात नहीं है। भैया हिंदू मुस्लिम हो एक है ना, जिसके अब्दुल चाचा रात को घर पे आते होंगे ना, जिस हिंदू के खटिया पे आते होंगे अब्दुल चाचा, ये वो हिंदू मुस्लिम एक होंगे। हम तो एक नहीं है। हमारा बाप तो भैया प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हमारा बाप कोई अब्दुल चाचा नहीं है। इनका बाप, किसी का बाप अब्दुल चाचा हो तो भाईचारा निभाते रहो। हमने अपनी बहन बेटी के 35 टुकड़े नहीं करवाने, हमने अपनी बहन बेटी नहीं जलवानी है, हमने अपने मंदिर नहीं तोड़वाने, हमने अपने घर नहीं जलवाने, हमने नहीं जलवाने, हमने तो फूंक देने हैं। जो हमारे धर्म पे आंख उठाएगा हम तो उसे फूंक देंगे। और हिंदू वो नहीं होता हीरा। अरे तुम हीरो को हिजड़ा मत बोले करो। जो दोगले हिंदू होते ना, तुम उनको हीरा बोले करो। जो कहते भाई भाई, इनका अब्दुल चाचा, इनका ना कोई होगा, कोई हमें क्या पता, कोई सीक्रेट होगा। हम हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। 2014 के बाद कट्टर हिंदू बन गए। हमें ये पता लगा कि हमारी माता बहनों को कैसे मारा जा रहा है। ठीक है, कैसे मारा जा रहा है। एक बात आप कहिए, बहुत पहले कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप इस कोर्ट को गलत ठहराते हैं क्या? गंगा जमुना की तेजीब, गंगा हमारी, जमुना हमारी। तेजीब कौन सी? गौ मांस खाने वाली, गौ माता को काटने वाली कौन सी तेजीब? आप बताओ, इनसे पूछो। हमारी गौ माता को उठा के ले जाते हैं और बूचड़ खाने तक पहुंचा देते हैं। कौन सी तेजीब? इन्हें बुरे लग रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि जो पहले जो प्रधानमंत्री बनते थे ना, तो वो जाके जाली वाली टोपी लगाते थे। अब जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना, तो केदारनाथ से ना भस्म लगा करके और 4 घंटे बैठ करके निकल रहे हैं, उन्हें ये दर्द हो रहा है। समझे भाई साहब? हम हिंदू हैं और हिंदू तो जाग चुका है। इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहता है, जिसमें से 1 आधा करोड़ ही ना कायर बुज़दिल हिंदू है। अब जरा सोच के देखिए, भारत के मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों से ये कहना चाहता हूं, ये आपके लिए वार्निंग है, रेड लाइन है, अलर्ट है आपके लिए। आप अपने बचाव का खुद ही इंतजाम कीजिए, क्योंकि पुलिस तो पहलवानों को मार देती है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट दे रही है, पुलिस न्याय मांगने वालों को ही जेल में डाल रही है। तो जो ये तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बचाव की तैयारी खुद रखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़े खिलाड़ी की खामोशी की वजह से ये नफरत का खेल यहाँ तक पहुँच आया है। और ईडी के साथ भी अच्छा खेलता है वो बड़ा खिलाड़ी। आपको बता दूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता का चार्जशीट में झूठ मूठ नाम डाल दिया था ईडी ने। किसके कहने पे? सबसे बड़े खिलाड़ी के इशारे पर। जब संजय सिंह ने कई तरह के सवाल उठाए, लिखित में जवाब मांगा, केस दायर किया, तब जाकर
ईडी ने पहली बार इतिहास में किसी शख्स से माफ़ी मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि गलती से चार्जशीट में नाम आ गया था। अच्छा, विपक्ष की पार्टी के एक बड़े नेता का नाम गलती से चार्जशीट में आ गया था। सुनिए। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से रुकने वाले नहीं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से बेरोजगार हिंदू, आरएसएस और भगवाधारी हिंदू सड़क पर खड़े होकर पत्रकारों के सामने, जनता के सामने, न्यूज़ चैनल पर और पत्रकारों को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि गाय को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम गर्दन काट देंगे, गाय को कोई कोहनी भी मारेगा तो हम उसकी गर्दन उतार लेंगे। सीधा सीधा मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी हो चुकी है और अब आतंकवादी खुलकर चेहरे सामने रखकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन प्रशासन, न्यायपालिकाएं पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि सबको पता है सबसे बड़े खिलाड़ी का ये खेल है। भाई मैं बता रहा हूँ, भाई मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मैं वहाँ भी और यहाँ भी दिल्ली में भी, कि किसी में माई के लाल में दम हो तो मेरे सामने गाय के बछड़े को तो काटने की दूर की बात, उसके कोहनी मार के दिखा दे। अगर मैं उसका गर्दन ना उतार लिया, मेरा ओपन चैलेंज है। अब ऐसा मेरी बात सुनो। और दूसरी बात ये, जितना बोल रहे हैं ना, और जितना ये बोल रहे हैं ना, इतना मुरादाबाद में मैं रहने वाला हूँ, इतना कोई बोल नहीं सकता वहाँ पे गाली और इतनी मैं बता रहा हूँ, वहाँ उतना बोल नहीं सकता। और मेरा खुला छाती ठोक के चैलेंज है, अगर किसी में दम है, किसी में दम है, गाय पे हाथ टच करने को तो दूर, उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करके दिखा दे तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे कोई भी हो। तो गाली देगा और गाली मैं उसका ना काट दूंगा, जो हमारी गाय माता पे हाथ उठाएगा मैं उसको काट दूंगा, जो गाय माता पे हाथ रख, अगर गाय की गर्दन कटेगी मैं उसकी गर्दन। बात क्या हो रही है? क्या बात हो रही है? गौ तस्करों की बात हो रही है तो मोनू मानेसर के सपोर्ट में खड़ा है, काट देगा। जब एक बात में, एक वर्ड में मैंने ये कहा, जिसकी गाय हमारी माता, उससे हमारी आस्था जुड़ी है। अगर तुम इतना भाईचारा मानते हो, तुम भी उसे माता मानो, तुम क्यों उसको कानून के बीच में लेके आते हो? अगर तुम इतना मानने वाले हो, कानून क्यों लेके आते हो कानून को? तुम्हें तो ये बोलना चाहिए ना, तुम्हें तो ये बोलना चाहिए ना कि हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हो कि हाँ ये वो है? अभी बोला नहीं मैंने। अगर तुमने ये बोला होता तो तुम इतनी बहस नहीं करते। मैं आपकी, मैंने यही बोला, आप ये बोलते चलो गाय माता हमारी, तो बस यही तो हमारी माता क्यों है? दोस्तों, सारी दुनिया को पता है कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है। तमाम ये संगठन हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ विशेष समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, ईसाई समुदाय को और दलित समुदाय को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी इनकी पूरी हो चुकी है। और इनको जो ज्वाइन कर लेता है वो पूरा नंगा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बजरंग दल के गुंडे की वीडियो को शेयर किया, जिसमें वो गुंडा जय श्री राम का नारा लगाने से कतराता हुआ उल्टा भगवामय होकर, भगवा झंडा लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को गाली बक रहा है। तो ये बक नहीं रहा, बकवाई जा रही है। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो पूरे देश को बेच चुका है, वो कैसा गंदा खेल खेल रहा है, सोचिए और देखिए। नारा लगा, नारा लगा, क्या नारा लगा? जय श्री नीम का पट्टा कड़वा है, भूपेश बघेल भड़ुआ है सबसे बड़ा।
देखा दोस्तों, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। हालांकि अब हिंदू जाग रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये ट्वीट सुरेश ने किया था और नफरत फैलाने का काम किया था, जिसमें उसने मुसलमान नाम लेकर मुसलमानों को ही निशाना बनाया था। और अक्सर ये सुरेश यही काम करता है, इसकी पूरी नस्ल इसमें लगी हुई है। अब विकास सिंह चौहान जो जागा हुआ हिंदू है, उसने वहीं इसको रगड़ कर रख दिया। लिखा, सुन बे भांसड़ी के, हमें तेरे इन मामलों से कुछ नहीं लेना देना। हमारे देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, हो सके तो उसकी बात किया कर, बची कुची इज्जत बच जाएगी। जाहिर सी बात है, हिंदू युवा हो या मुस्लिम युवा, युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन ये सुरेश सिर्फ नफरत फैला रहा है। अब सच में जनता, आवाम, युवा ऐसे नफरत के मशीनों से परेशान हो चुकी है। मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाले सुअरों के झुंड की कमी नहीं है। सुअरों के झुंड बार बार ऐलान करते हैं और सुअरों के झुंड का नेता खड़ा होकर माइक में चीखता है कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से ये खुद नंगे हो रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये चैन ऊपर करता हुआ, बेल्ट लगाता हुआ, कपड़ों को ठीक करता हुआ शख्स जो है, ये अपनी प्रेमिका के घर में है। जी हाँ, और प्रेमिका शादीशुदा है, वीडियो पति बना रहा है। और जो लड़की है, जो ये देखिए ये सफेद शर्ट में है, ये प्रेमी है और वीडियो बनाने वाला पति है। पति वीडियो बना रहा है। पति ने रंगे हाथ पकड़ा है महिला कांस्टेबल जो है, उसकी पत्नी जो है महिला कांस्टेबल है, कानपुर का मामला है। और पति दफ्तर में था, पीछे से आया तो देखा महिला, उसकी बीवी जो है कांस्टेबल जो है, वो इसके साथ रंगरलियां मना रही थी, वो भी अधनंगी पकड़ी गई। कानपुर का ये मामला, अधिवक्ता और महिला कांस्टेबल का अवैध संबंध कई दिनों से चल रही थी रासलीला। बाद में पति ने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। परिवार परामर्श केंद्र पुलिस ऑफिस में तैनात है महिला सिपाही। महिला सिपाही को भी जो है थाने ले जाया गया है, लेकिन एक महिला, और वो भी शादीशुदा होने के बाद भी, उसकी आंखों में गैरत और शर्म नहीं नजर आई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, महिला कांस्टेबल है। और भाई सरकार की तरफ से उसको जो है वो पुलिस को जो क्वार्टर दिया जाता है, घर दिया जाता है, वो मिला हुआ था। पति बेचारा गरीब होगा, तो महिला इतनी एडवांस कि पति बाहर, और क्योंकि वो पुलिस वाली है तो जो है अय्याशी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लिया। और बॉयफ्रेंड को घर में बुला के जो चैन बंद कर रहा था, उससे क्या विकास निकला होगा? क्या कर रहा था भाई साहब? बहरहाल पति काफ़ी परेशान है। लड़की है, लड़की की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, हर आदमी सोचता है लड़की सही है। अब देखिए, बहुसंख्यक समाज का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज में भी ये चीज़ें होती हैं। और समाज में हर तरह की लड़कियां होती हैं, बुरे से बुरा कांड कर देने वाली। और ऐसी लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है जो महिला होने का फ़ायदा उठाती है कि 76 लगवा दूंगी, बलात्कार लगवा दूंगी, अपने मन मुताबिक सारा काम चाहती है, धमकियां देती हैं, चलते, जिससे जान पहचान नहीं है, सिर्फ महिला होने की वजह से उससे वो पंगा ले लेती है और अपनी मन मर्जी का काम करती है और धमकियां देती है उनको कि मैं महिला हूँ तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैं महिला हूँ तो मुझे ये नहीं कह सकते। वुमेन कार्ड खेला जाता है। बच के रहिए ऐसी लड़कियों से।
और ऐसी लड़कियों का भी हाल बहुत बुरा होता है, भविष्य अंधेरे में होता है। खिलाड़ी भारत में खेल खेल रहा है और उसको लग रहा है पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है। हाँ, भारत का डंका नहीं बज रहा, बस भारत का बज ही रहा है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की रिपोर्ट सामने आई है। भारत कई पायदान नीचे लुढ़क गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फिर लुढ़क गया है भारत। 180 में से अब 161वें स्थान पर भारत आ गया है। दोस्तों, साल 2022 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सूची 150 पे पायदान पर था और अब एक साल बाद ही और भी नीचे आ गया है। 2023 में इस सूची में भारत अब 150 से सीधा 161वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे काफी अच्छी स्थिति में है। जी हाँ, 150 और 51 पे अफगानिस्तान, जहां तालिबान है, खाने के लाले हैं और वहां महिलाओं को एंकरिंग बंद करवा दी गई है, एंकरिंग नहीं कर सकते, और कई सारे पत्रकारों के ऊपर जुल्म सितम हुए, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की स्थिति भारत से काफी बेहतर है। और यहां मोदी सरकार ने भारत का हाल इतना बुरा कर दिया है कि अब 180 में से 161वें स्थान पर जाकर भारत गिर गया है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है कि मैंने अपने घर से बनाई हो, यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसकी मान्यता है। अरे भारत अब ईरान, सऊदी अरब ऐसे देशों के पास आ गया है, समझ रहे हैं, जहां पूरी तरह से प्रेस की आजादी नहीं है। सोच के देखिए। इसी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया ना, पत्रकारों को दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर अब रोक दिया गया है। अब झुटला नहीं सकते मोदी सरकार कि नहीं ऐसा नहीं है, देश की छवि खराब करने का ये काम जा रहा है, ये तो देश की छवि खराब, ये तो विदेशी ताकतें हैं। अरे विदेशी ताकत, 144 धारा तुमने लगाई, ये लाइव हुआ है। लाठीचार्ज तुमने किया, पत्रकारों को तुमने रोका, महिला पहलवानों तक पहुंचने नहीं दिया गया, ये रात को किया तुमने। प्रेस फ्रीडम। मोदी जी ने सोचा कि ये प्रेस को ही खरीद लूंगा, मैं गुलाम बना लूंगा, इनको टुकड़ा डालता रहूंगा नोटों का, तो मेरी गुलामी करेंगे। नहीं, गुलामी तो उन्होंने करी, खूब करी और कर रहे हैं, लेकिन नाम उनका गोदी मीडिया पड़ गया। दुनिया जान गई कि ये मोदी जी की गोद में बैठे हुए पत्रकार गोदी मीडिया है। देश का सबसे बड़ा मीडिया चैनल ANI, जिसके सोर्स से दुनिया भर में खबर जाती है, ANI, उसकी कर्ता धर्ता संचालक सीनियर, ये देखिए, ये औकात है इन लोगों की, ये इनकी नस्ल दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बूढ़ा 70-75 साल का व्यक्ति 3-4 तकिया पीछे लगाकर बैठा है, ताकि ऐसा तो मैं भी करता हूं कि कमर में दर्द होता है तो मैं भी 3-4 तकिया लगा लेता हूं सीधा बैठने के लिए। तो समिता प्रकाश लिखती है, वाई, क्यों 3 तकिए क्यों? अबे तू क्या है? तू पत्रकार क्यों? तू ANI की हेड और लीडर क्यों? तू कौन है? अब तुझसे पूछा जाए ऐसे तू करके क्यों, तो कैसा लगेगा? ANI एक बड़ा सरकारी चैनल और उनके पत्रकारों की मानसिकता ये। चुनाव सर पर है, भारत के गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसने की कोशिश की जा रही है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, मुसलमानों को परेशान करके बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक कदम और तुगलकाबाद में एक खंडर जो आपको नजर आ रहा है, ये मुसलमानों के घरों का खंडर है। हजारों घरों को, मुसलमानों के घरों को यहाँ तोड़ दिया गया है। तुगलकाबाद में इस वक्त 2.5 लाख मुसलमान लोग बेघर कर दिए गए हैं। तो अब इस पर बहुसंख्यक समाज नंगा नाच करेगा, तांडव करेगा, उनको ऑर्गेज़म आ जाएगा कि ये मोदी जी ने क्या जबरदस्त काम किया है। चड्डी में रहेंगे, खाने के लाले रहेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी की औकात नहीं है, पढ़ चाहे कितने भी लेंगे लेकिन फिर भी बेरोजगार रहेंगे। और इसके बाद मोदी मोदी, अरे तुगलकाबाद में घर तोड़ दिया, ऐसे ही तोड़ना जा, मंदिर वहीं बनेगा। बस इनको यही चीज़ में मज़ा आ रहा है और मोदी जी को पता है कि ये काम हम करते रहेंगे बिना कोई असल काम किए, बिना कोई विकास किए, बिना रोज़गार दिए। सिर्फ यही से घर तोड़ने से, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने से हम जीत जाएंगे?
तो काहे का मेहनत करना भाई। ये बातें कोई और आपको बताएगा नहीं। मैं अक्सर बता रहा हूँ आपको, लगातार बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पर नज़र रखी जा रही है, हमारे नेशनल प्राइम टाइम की वीडियो को दबाया जा रहा है, हमारी वीडियो को उड़वाया जा रहा है, बीच बीच में से मेन चीज़ों को गायब भी कर दिया जा रहा है। कितनी बड़ी साजिश चल रही है। मैंने आप लोगों का साथ मांगा था। सोचिए 25-26 लाख लोगों में से कितने लोगों ने साथ दिया। कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ मैसेज कर देना, कमेंट कर देना ही नहीं होता है, दुआ भी कीजिए। टीम रज़ाग्राफी बड़ी हो रही है क्योंकि काम भी बहुत बड़ा करा जा रहा है। मैं जाने अनजाने में आपको बोल चुका हूँ, मेरे मुंह से निकल चुका है, ये जुमला निकला मेरे मुंह से कि जितने मेरे मुंह और आपके मुंह में दांत नहीं उतने ज़्यादा केसेस हैं। तो वो बात सच है। इसलिए आपसे कहा कि रज़ाग्राफी को सपोर्ट किया कीजिए। कितने लोगों ने सपोर्ट किया। SK राजा, नहीं जानता हूँ ये कौन है, न देखा है न जानता हूँ, लेकिन 24-25 लाख में से सिर्फ एक ये व्यक्ति ऐसा निकला जिसने हमारी चीज़, हमारे दर्द को समझा और पहली बार किसी शख्स ने इतना बड़ा कदम उठाया। 10,000 रुपये इन्होंने रज़ाग्राफी टीम को डोनेट कर दिए, हमें सपोर्ट किया। सोचो 25 लाख में से एक शेर दिल निकला कि जिसका इतना बड़ा दिल था कि हाँ भाई ये बच्चे काम सही कर रहे हैं, चलो इनकी मदद करते हैं कि इनकी टीम में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, अल्लाह आपको ज़रिया बनाता है, देने वाला अल्लाह है, संभालने वाला अल्लाह है, लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए कि रज़ाग्राफी टीम क्या काम कर रही है। बहरहाल SK राजा, आप जहां भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। उम्मीद है कि दूसरे लोग भी इसी तरह से हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारे वीडियोस को उड़ाया जाए, ऐड बंद करवा दिया जाए, रेवेन्यू ना आए, मोनेटाइजेशन एंड कर दिया जाए, लेकिन हम लगातार रिपोर्ट डालते रहें। बस आपसे गुजारिश है कि इसी तरह से प्यार देते रहें, दुआएं देते रहें और रिपोर्ट को शेयर करते रहें। जय हिंद।